नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों जो भी आप गोधुली जो है उसमें हम लोग पद्य खंड यानी पूरा पोइट्री वाला सेक्शन पूरा विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। गद्य खंड में भी मैंने आपको वादा किया था कि 3 से 4 दिनों में, आने वाले 4 से 5 दिनों में, आज तीसरा दिन है और हम लोग आखिरी चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हैं। गद्य खंड का 12वां चैप्टर, यहां से आपका हिंदी जो है गोधुली का गद्य सेक्शन और पद्य सेक्शन दोनों कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि आपका लेखक परिचय का होगा। रोशनी पब्लिकेशन के इस कैप्टन बैच के अंतर्गत आपको सारा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर, सारा टॉपिक बिल्कुल एक तरीके से ऑन टाइम खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग हर शाम को कर रहे हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का लाइव सेशन, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज एक एक जो चैप्टर होते हैं, चाहे एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारा का हम लोग लेके आने वाले हैं आप लोगों के सामने। सभी चैप्टर का एक एक बार चैप्टर वाइज आपको क्या ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, लेकिन ये सब करने से पहले जो हम लोग को करना चाहिए वो हम लोग सक्सेसफुली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संस्कृत को हम लोगों ने 12 चैप्टर, जो भी चैप्टर संस्कृत में था वो सभी चैप्टर एक तरफ से खत्म कर दिए हैं। गोधुली भी आज आपका इस चैप्टर के बाद खत्म हो जाएगा, यानी आपका संस्कृत और हिंदी जो आपका बुक वाला पोर्शन होता है वो यहाँ पे आपका खत्म होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, टाइम से पहले आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। इंग्लिश भी आपका पूरा खत्म किया जा चुका है, आपका बुक वाला पोर्शन। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यानी लिटरेचर आपका कंप्लीटली खत्म किया जा चुका है। अब हम लोग बात करेंगे सारे ग्रामर पोर्शन का इस वीडियो के बाद, लेकिन इसमें जैसे कि दोस्तों कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, जो एंडिंग जो हम लोग का जो आखिरी जो चैप्टर है वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के द्वारा लिखा गया है, जिसकी ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में ख्याति है। पूरे विश्व में महात्मा गांधी को जाना जाता है और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ गद्य खंड का ये आखिरी चैप्टर शिक्षा और संस्कृति, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं, क्या करते आए हैं भाई, कि सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे और उसके बाद इनकी जो शिक्षा और संस्कृति है उनके बारे में जानेंगे। लेखक परिचय बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे आप जानते होंगे कि लेखक परिचय क्या, महात्मा गांधी के बारे में जानते होंगे। महात्मा गांधी के बारे में पहले से ही हर साल हम लोग 2 अक्टूबर या अन्य दिन में अपने सिलेबस में पढ़ते रहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक क्षेत्र में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में भी महात्मा गांधी का एक विशेष स्थान है। साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में महात्मा गांधी ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं। और साहित्य के क्षेत्र में वो कैसे लिखते थे, साहित्य के क्षेत्र में और कौन कौन सी रचनाएं, ये सब हम उनके कविता परिचय, ये सब हम उनके क्या लेखक परिचय के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। रोशनी पब्लिकेशन का जो कैप्टन बैच है और रोशनी पब्लिकेशन का ये यूट्यूब चैनल वाला बैच, और साथ ही साथ उनके पब्लिकेशन के 17 सालों के अनुभव के साथ हम लोग लेके आए हैं आपके लिए रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली। जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं सबको पता होगा कि कैप्टन गोधुली के अंतर्गत आपको क्या मिलता है। रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधुली के अंतर्गत आपको मिलता है सारे सब्जेक्ट, जो भी आपके जो चैप्टर्स हैं हिंदी के, जो गोधुली में आपके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर एज इट इज मिलते हैं। सारे चैप्टर का लेखक परिचय, कवि परिचय मिलता है। पद्य खंड में आपको 2-3 फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपके पद्य खंड के जो पद्य होते हैं उसके आसान एक्सप्लेनेशन ठीक उसी के नीचे देखने को मिलता है। उसके बाद हर एक चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया हुआ मिलता है, यानी ऑल इन वन बुक आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप अच्छे से एक ही बुक के साथ आप पूरे कविता को, पूरी कहानी को, पूरे निबंध को, पूरे ललित निबंध को, पूरे व्यक्ति चित्र को या फिर पूरे साक्षात्कार को, बहुत सारी जो विधा है आपकी बुक की, वो सभी को आसानी से समझ पाएंगे। सभी को आसानी से जब समझ पाएंगे तो अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसी तरह से इसको फोकस 2026 को फोकस करते हुए, किसको, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 को फोकस करते हुए ये आपका पूरा सिलेबस का और भी बहुत सारा बुक है जो डिजाइन किया गया है, जिसका डिस्कशन हम लोग वीडियो के एंड में कर लेंगे। क्योंकि आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मैंने सबसे पहले अपने हिंदी वाले बुक का इंट्रोडक्शन दे दिया है। 17 सालों से यह बुक पब्लिश की जा रही है, बिल्कुल एरर फ्री बुक है और जो भी बच्चे इसे परचेज किए उनसे बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आ रहा है कि बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, A1 बुक है भैया। इसको एक बार निकाल के अगर पढ़ना शुरू करते हैं, इसको एक बार लेके पढ़ना शुरू करते हैं, ना ही
फेयर हमको निकालने का जरूरत पड़ता है, ना ही कोई रफ कॉपी निकालने का जरूरत पड़ता है, ना ही अलग से कुछ हमको नोट डाउन करने का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आप अगर अलग से कॉपी में भी लिखना चाहें, वो भी आपको अंदर से लिखा होता है, इसी बुक में आपको लिखा मिल जाएगा। बिल्कुल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के खास अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, खास अनुभवी मार्गदर्शकों के द्वारा हमारा सारा बुक डिजाइन किया हुआ है। जो भी बच्चे इसे परचेज करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है शिक्षा और संस्कृति। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे लेखक परिचय। लेखक हैं इनके महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हुआ। और लेखक परिचय में हम लोग महात्मा गांधी के पूरे परिचय को देखेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे को ये सब पता होगा। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, उपाधि राष्ट्रपिता और बापू के नाम से इन्हें जाना जाता है। अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम इनको दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। राष्ट्रपिता और बापू ज्यादा फेमस है और महात्मा भी इनका फेमस है। महात्मा गांधी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। गोली मार दी गई थी इनको, ठीक है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं वो महात्मा गांधी हैं। इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय क्या अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस में? शहीद दिवस के रूप में। तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि किसी व्यक्ति के जन्म को और मृत्यु को दोनों को एक विशेष महत्व जब दिया गया, तो समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी किस महत्व के व्यक्ति होंगे, हमको बताने का आपको जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे देखेंगे और भी महात्मा गांधी के बारे में। शिक्षा की बात करें, पोरबंदर में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 4 दिसंबर 1888 को वकालत की पढ़ाई हेतु लंदन यूनिवर्सिटी गए। कहा? लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने वकालत की डिग्री ली है। 1883 में कस्तूरबा गांधी से मात्र 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। उसके बाद पढ़ाई के बाद सबसे पहले ये कहा अपनी जो बोल सकते हैं वकालत के लिए, अपनी वकालत की प्रैक्टिस के लिए, केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां इन्होंने रंगभेद और अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। कब से? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक रंगभेद और अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया महात्मा गांधी ने। अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही किया। यानी भारत में अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन, स्वदेशी और भी बहुत सारे जो आंदोलन है जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, उसका पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने भारत में नहीं बल्कि कहां? सबसे पहले अंग्रेज वहां दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। भारत में स्वतंत्रता संग्राम, अब भारत में बात करते हैं। 1914 तक रहे दक्षिण अफ्रीका, 15 में आए कहा? भारत। 15 में जब भारत आए तो भारत वापसी 1915 में हुई। स्वराज अछूतोद्धार यानी अछूतों के उद्धार के लिए, स्वराज के लिए, सर्वोदय के लिए, सभी के विकास के लिए सत्याग्रह आंदोलन किए और बहुत सारे आंदोलन किए। स्वराज, अछूतोद्धार, सर्वोदय और सत्याग्रह, ये सभी महात्मा गांधी के आंदोलन है। अहिंसा और सत्य को अपना मुख्य हथियार बनाया। इसीलिए इनके जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी अहिंसा को कि अगर कोई हम पे अत्याचार भी कर रहा है तो उन्हें समझाने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, अहिंसा करेंगे। और अहिंसा और सत्य को इन्होंने अपना मुख्य क्या बोल सकते हैं हथियार बनाया। जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म के भेदभाव को मिटाने का इन्होंने पुरजोर प्रयास किया। ये सभी को पता है, महात्मा गांधी ने भारत में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सभी को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए। भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पूरा इरा 1914 से या 1915 से, क्या बोल सकते हैं, 1915 से लेके 1947 तक का युग गांधी युग कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में, इस काल में गांधी जी का बहुत ज्यादा वर्चस्व, गांधी जी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस
पूरे भारत में नजर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। और आगे अब हम लोग देखते हैं साहित्यिक रचनाओं की बात करें। ये देख रहे हैं यंग इंडिया, यंग इंडिया की स्थापना या फिर आप बोल सकते हैं यंग इंडिया का संपादन किसने किया? 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो समझ जाइए ये तीनों आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज इनकी रचना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ऑटोबायोग्राफी है किनकी? महात्मा गांधी का। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? ये आपका सेकंड शिफ्ट में आया था। क्या आया था? ये सेकंड शिफ्ट में और ये फर्स्ट शिफ्ट में। यंग इंडिया किनकी रचना है? महात्मा गांधी की। हरिजन नामक पत्रिका की किन्होंने प्रकाशित किया? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। तो ये सभी क्या है? महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये क्या है आपका? ये सभी रचनाएं हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 ही रचनाएं हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है और ये सभी हमेशा घूम घूम के आपके आते रहते हैं। कहाँ? एग्जाम में। आई होप। अब आगे चलिए दूसरा देखते हैं। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें। देखिए जैसे ही हम लोग लेखक परिचय, कवि परिचय पढ़ते हैं तो ये 2 चीज आपका जरूर रहता है। उनकी रचनाएं क्या है, इसके अलावा उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, जो जैसे हम लोग शिक्षा और संस्कृति पढ़ रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या रचनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जाना। अब इस लेखक की साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, किस तरह लिखते थे? महात्मा गांधी भी चूंकि इस पाठ के शिक्षा और संस्कृति के लेखक है, इनकी भी साहित्यिक विशेषताएं रही होगी। लेखन में शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, समाज और नैतिकता का समावेश दिखता है। किनके? महात्मा गांधी के लेखन में। उनका जीवन ही उनके विचारों का उदाहरण है। महात्मा गांधी का जो विचार हैं, महात्मा गांधी का जो जीवन है वो बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं ना भाई, बोल कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे, नहीं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो कहा वो किया। क्या कहते हैं? जो कहा वो किया। कहीं भी उन्होंने, आप बोल सकते हैं एक तरह से दोमुइमा साहब जैसा बर्बाद नहीं किया। सरल व्यवहारिक जीवन से जुड़ा दर्शन होता है। सरल व्यवहारिक जीवन से जुड़ा दर्शन शिक्षा को आत्मा, बुद्धि और शरीर के विकास से जुड़ा। किसको? शिक्षा को आत्मा, बुद्धि और शरीर के विकास से जोड़ा। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें। अब आखिरी जो है सम्मान की बात करें। महात्मा गांधी किसी भी सम्मान के मोहताज नहीं है। बहुत सारे लेखक आए होंगे आपके इस चैप्टर में, इतना दूर तक मैंने सम्मान पढ़ाया, ये सम्मान वो सम्मान। महात्मा गांधी किसी सम्मान के मोहताज नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी को सम्मान करना मतलब सूर्य को दिया दिखाना। उतने बड़े प्रकाश को एक छोटी सी आप दिया लेके दिखा रहे हैं कि ये प्रकाश दिखा रहे हैं। वो उस तरह के व्यक्तित्व के आदमी है। फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कवि की उपाधि दी और संपूर्ण भारत उन्हें बापू का और राष्ट्रपिता कह के बुलाता है। क्या कहता है? संपूर्ण भारत उनको बापू और राष्ट्रपिता, महात्मा, इन सभी नामों से जानते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बात करेंगे। अब इसमें पाठ परिचय, हमारा जो शिक्षा और संस्कृति है वो जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये समझ आएंगे हरिजन यंग इंडिया के अग्रलेखों से संकलित है। यह जो है शिक्षा और संस्कृति, ये हरिजन नामक जो इनकी पत्रिका है, यंग इंडिया नामक जो पत्रिका है, उसके ही लेखों से संकलित है, उसके ही संपादकीय से, उसके ही अग्रलेखों से लिया गया है। शिक्षा को पुस्तकीय नहीं, जीवन से जुड़ा व्यवहार मानते हैं। कौन? महात्मा गांधी। और वही ये शिक्षा और संस्कृति में लिखते हैं। यह पाठ नैतिकता, संतुलन और व्यवहारिक जीवन के मूल्यों पर आधारित है। किस पे आधारित है? नैतिकता पे आधारित है, संतुलन पे आधारित है और व्यवहारिक जीवन पे आधारित है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महात्मा गांधी थे ये पूरे जो लेखक हैं, इस पूरे पाठ के जो लेखक है महात्मा गांधी है। इनकी ज्यादा अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे महात्मा गांधी को जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, इनके 4 बेटे, 1 पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो ये सभी बात आपको पता है। 2-3 चीज जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले हरिजन और यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी रचना है। और भी एक रचना है जो आपको जो कि आपको याद करके रखनी है। और भी कौन सी रचना है जो आपको याद करके रखनी है? हिंद स्वराज। कौन सा? हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन और यंग इंडिया इनकी पत्रिकाएं हैं। और भी अब इसमें मेन टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पूरा चैप्टर अभी हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा और संस्कृति। पहला जो आपका पैराग्राफ है वहां से शुरू करते हैं। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध, यानी वैसा प्रतिरोध, वैसा आंदोलन सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा है। शिक्षा कौन सी बढ़िया है? अहिंसक प्रतिरोध, अपनी बातों को कहीं अहिंसक रूप से रखना, ऐसा नहीं कि किसी पे चढ़ जाना, अपनी बातों को फैक्ट के साथ, पॉइंट के साथ रखना, यही सबसे बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होना चाहिए। और यह जो शिक्षा है, सबसे उत्तम शिक्षा, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो शिक्षा होती है, वो होता क्या है? धीरे धीरे जब हम लोग क्लास बढ़ते हैं तो उस टाइम दिया जाता है कि बीए से ऊपर एमए, एमए से ऊपर पीएचडी, इस तरह से। लेकिन नहीं, अहिंसक प्रतिरोध, यह जो शिक्षा है, शिक्षा का सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और यह शिक्षा बच्चों को क ख ग घ जब अब लिखना बच्चा शुरू करता है, एबीसीडी लिखना शुरू करता है, अक्षर ज्ञान, साधारण अक्षर ज्ञान क्या है आपका? ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, इसके बाद नहीं, बल्कि पहले देना चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति करे, उससे पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है। ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात को मना नहीं किया जा सकता। किसी बच्चे को हम सिखाएं क्या? क ख ग घ एबीसीडी ये सब सीखे, संसार की हर रीति रिवाज को सीखे, संसार की संसारिक सभी शिक्षा को सीखे। लेकिन इन सभी से पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? उनको बताना चाहिए आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्ति छिपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन समग्र में प्रेम को, घृणा को, सत्य को, असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से समझ, आसानी के साथ जीतना सीखे। तथा इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉल्स्टॉय फॉर्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग से तालीम देने का भरसक कोशिश की थी। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी कहते हैं कि क्या, कि सबसे पहले क ख ग एबीसीडी ये सब बच्चों को सिखाने से पहले उसको सिखाइए सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, और क्या प्रेम क्या है, और आत्मा के अंदर कौन कौन सी शक्तियां छिपी हुई है, इन सभी के बारे में सिखाइए। उन्हें अहिंसा के बारे में सिखाइए, क्या है? सत्य को असत्य और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से समझ सके। उन्हें पहले क्या बेसिक जो चीज होती है, जो मानवतावादी जो चीज होती है, पहले वह सिखाएं। और गांधी जी यही कहते हैं कि यही सब के को लेके, यही सारी शिक्षा को लेके मैंने सत्याग्रह संग्राम किया। और उसके बाद पहले टॉल्स्टॉय फॉर्म में, कहां पे? टॉल्स्टॉय फॉर्म में, कहां? एक टॉल्स्टॉय फॉर्म में और फिनिक्स आश्रम में बच्चों को मैंने इसी प्रकार की शिक्षा दी है। 2 जगह महात्मा गांधी इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दे चुके हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वगैरह की ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। यानी मानव मस्तिष्क की, मानव बुद्धि को कहते हैं ना, बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसकी सही शिक्षा, सच्ची शिक्षा क्या होना चाहिए? शरीर के स्थूल इंद्रियों जैसे हाथ की, पैर की, आंख की, नाक की, कान की, इन सब का ठीक ठीक उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरह हम अपनी इंद्रियों को ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, उसकी तालीम यानी उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। क्या? किसका? इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक, अपना जो आंख का, नाक का, मुंह का, इन सब का विवेक पूर्ण प्रयोग, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिविटी की ओर अट्रैक्ट करना है खुद को। यही सब शिक्षा सबसे पहले क्या? बुद्धि के विकास का, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने का जल्दी और बेस्ट तरीका है। क्या? फास्ट और बेस्ट तरीका क्या है? बुद्धि का उपयोग करना। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतना ही नहीं होगी। क्या होगी? परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा।
यानी बुद्धि का विकास कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना? खूब इंटेलिजेंट है हम, लेकिन मेरे अंदर मानवता नहीं है, मेरी आत्मा का विकास नहीं हुआ है, तो क्या होगा? यह विकास घटिया और एकांगी वस्तु साबित होगा। बहुत सारे लोग हैं इंटेलिजेंट हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो अपना जो बुद्धि का जो काम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव चीजों में कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं ओसामा बिन लादेन इंजीनियर थे। क्या थे? इंजीनियर थे। बहुत सारी चीज उन्होंने बम बारूद बनाया, लेकिन क्या किया? उनका जो उपयोग है खराब चीज में किया, आतंकवाद फैलाने में किया। तो वही चीज है, बुद्धि का विकास कर लेना लेकिन मानवता को दबा देना, अपनी आत्मा का विकास ना करना, क्या होती है? बहुत ही घटिया और एकांकी साबित होती है। आध्यात्मिकता शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। बहुत सारे लोग भारत में भी प्रचलन है कि अध्यात्म की शिक्षा दी जाए, तो उससे क्या, उसका मतलब क्या है? हृदय की शिक्षा है। इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वाधिक विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चों की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। यानी मस्तिष्क का सबसे अच्छा विकास कब हो सकता है? जब साथ साथ बच्चों की शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों की शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अविभाज्य है, यानी इन सभी बातों को अलग नहीं किया जा सकता कि शरीर की शिक्षा अलग दिया जाए, मस्तिष्क की शिक्षा अलग ली जाए, आत्मा की शिक्षा अलग दी जाए, अध्यात्म की शिक्षा अलग दी, इन सभी को अलग नहीं, सबको एक साथ दी जानी चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उसका विकास अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यानी मान लें कि सभी का विकास जरूरी है, लेकिन सबका विकास अलग अलग स्थान पे भी तो किया जा सकता नहीं। सभी का विकास एक ही जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शारीरिक विकास के लिए अलग, मानसिक विकास के लिए अलग कोचिंग धर लिए, नहीं। सबका विकास इस समाज में होना चाहिए, सबका विकास अपने परिवार में होना चाहिए। इस तरह से सही क्या अलग नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करेंगे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शिक्षा से अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा सभी के उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। उसके शरीर का भी उत्तम गुण है, उसको प्रकट किया जाए। बुद्धि, वो उसके इंटेलिजेंस का उत्तम गुण है, उसके आत्मा का जो उत्तम गुण है, वो सभी प्रकट किया जा सकते। शिक्षा का यही मतलब है। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। पढ़ना लिखना ना ही शिक्षा का आरंभ है, ना ही उसका अंत है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। पढ़ना लिखना क्या है? हम जो लिखते हैं, पढ़ रहे हैं, यह क्या है? वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने का यह सिर्फ एक साधन है, यह कोई आरंभ और अंत नहीं है। साक्षात्कार स्वयं कोई शिक्षा नहीं देता। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। क्या है साक्षरता? साक्षरता क्या होती है? बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग अपने बुक में, साक्षरता दर यहाँ केरल की इतनी है, बिहार की इतनी है, झारखंड की अलग है। साक्षरता क्या होती है? साक्षरता वही होती है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखना सीख जाता है तो उसे साक्षर कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अक्षर को पहचान लेता है, अक्षर को लिख लेता है, तो उसे साक्षर कहते हैं। वही कहती है महात्मा गांधी कि साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है। बस अगर आप अपना नाम लिखना सीख गए हैं तो आप साक्षर हैं। वही कहते हैं साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, और जिस क्षण में वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम किसी बच्चा को सिखाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसके हाथ में कुछ हुनर देंगे, कुछ उत्पादन दस्तकारी सिखाई जाएगी, कुछ उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाएगी, जिससे वह क्षण जब वो अपनी तालीम शुरू करे, जिसको आप लोग शिक्षा कहते हैं, क ख ग लिखना शुरू करे, ABCD शब्द लिखे, वाक्य लिखे, जब वो ये तरह शुरू करे तो उसके पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट हो किसी भी चीज की उत्पादन की, किसी भी चीज को करने की, उसके अंदर पहले से एक टैलेंट धरा पड़ा हो, तभी क्या होगा? आत्मा और मस्तिष्क का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से ना सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। यानी फर्क सिर्फ इतना होगा कि वर्तमान समय में अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ गया है, विज्ञान का प्रभाव बढ़ गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग
कि यांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। अर्थात बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए, और ये सारी शिक्षा जो है किसी इंडस्ट्री के द्वारा दी जाए। भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, भारत में बहुत सारे छोटे लघु उद्योग हैं, उन लोगों के द्वारा बच्चों को ट्रेंड किया जाए। क्या किया जाए? उन लोगों के द्वारा बच्चों को ट्रेंड किया जाए। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र और अपना काम आप करने और घर पर माता पिता की मदद देने वगैरह का मूल सिद्धांत शामिल हो। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए? सफाई करना सिखाना चाहिए, तंदुरुस्ती, अपना शरीर का ध्यान रखना सिखाना चाहिए, भोजन शास्त्र, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इन सभी की शिक्षा, अपना काम खुद से करने की शिक्षा, घर पर माता पिता के हाथ बटाने की शिक्षा, यह सब बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा होना चाहिए। नहीं ये नहीं कि बाबू लिखो ऐसे गोल करो, क ऐसे और ऐसे डंटा क लिखो, इस तरह नहीं। बच्चों को पहले ये सभी शिक्षा दी जानी चाहिए। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता। वर्तमान पीढ़ी के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उसको स्वच्छता और स्वावलंबन यानी खुद से काम करने का कोई ज्ञान नहीं होता, और वे शरीर से कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? शरीर से कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। अगर महात्मा गांधी कहते हैं अगर हमको मौका मिले तो संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य जरूरी शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। इस प्रकार कताई, धुनाई और ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे? वर्तमान समय के जो बच्चे हैं उसको सिलाई, कताई, बुनाई इस तरह हम सिखाएंगे। क्या करेंगे? जिससे वो एक सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने। अग्रदूत बोले तो स्टार्ट करने वाले, जहां से स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी कह सकते हैं आप स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। वो क्या? स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किए। क्या थे? स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत ही भरसक प्रयास किए। उसी तरह एक ऐसी सामाजिक क्रांति का जो अग्रदूत, सामाजिक क्रांति क्या होता है? जिसमें समाज का उत्थान हो, उसे सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी जाएगी। और उसमें जो अग्रदूत बने, कौन बने? जिसको महात्मा गांधी जी शिक्षा देंगे, जिसको महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा पद्धति है उस प्रकार अपनाने के बाद बच्चे समाज में जब जाएंगे, बच्चे समाज के लिए जो करेंगे उसके लिए जो कहा जाएगा, बच्चों क्या कहा जाएगा? अग्रदूत बने। जिससे बहुत ही दूरगामी परिणाम, लॉन्ग विजन है महात्मा गांधी का। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा। क्या होगा? नगर और ग्राम के संबंधों में, शहर और गांव के संबंधों में एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा, और समाज की मौजूद आरक्षित अवस्था और वर्गों की परस्पर विषाक्त संबंधों में कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने का बहुत सहायता मिलेगी। और जब ऐसा होगा, जब बच्चों को, जब समाज के युवा वर्गों को कैसी शिक्षा दी जाएगी? ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसमें उसकी प्रारंभिक शिक्षा इस तरह हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले उसे सफाई, बुनाई, कताई और कुछ भी सिखाने से पहले उसके हाथ में एक हुनर दिया जाएगा। तब क्या होगा? समाज का जो वर्गों के बीच में दूरी है, ऊंच नीच है, जात पात है, शहर और गांव के बीच जो मतभेद है, वो सभी दूर होने में सहायता मिलेगी। चलिए आगे बढ़िए। 15वां स्लाइड। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला हरास रुक जाएगा, और एक दिन ऐसा अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था और बुनियाद पड़ेगी जिससे गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद ना हो, और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। इससे क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, दिन प्रतिदिन जो देहात का जो गांव का जो हरास हो रहा है, गांव की जो व्यवस्था का जो हरास हो रहा है, वह रुक जाएगा, और एक दिन ऐसा न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें कोई भी अमीर गरीब की जो अप्राकृतिक जो खाई है, जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई बन गई है समाज में, उसको भरने में मदद मिलेगी। क्या मिलेगी? भरने में मदद मिलेगी। और एक दिन ऐसा गुजर आएगा जब स्वतंत्रता के अधिकार पर अपना आश्वासन होगा। जब क्या होगा? स्वतंत्रता के अधिकार पर अपना क्या होगा? आश्वासन होगा। चलिए, अधिकार का। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा।
हम जो ये कल्पना कर रहे हैं, महात्मा गांधी ये जो कल्पना कर रहे हैं, वो कहते क्या है कि अमीरी गरीबी को खाई मिटाने के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं औद्योगिकीकरण करना पड़ेगा, बहुत बड़े इंडस्ट्री लगाने पड़ेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। नहीं, यह सब कैसे हो सकता है? यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध, दो वर्गों के बीच में मतभेद है, दोनों को लड़ा दो, एक खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो वर्ग युद्ध वहां से। ऐसे नहीं, रक्त रंजित वर्ग युद्ध इससे नहीं, और बहुत ज्यादा पूंजी की भी आवश्यकता इसमें नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, इसमें इतना स्किल भर दो ताकि ये क्या समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। चलिए, भारत जैसे विशाल देश का यांत्रिकीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। क्या होगी? मेरी योजना में विदेश से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक या यांत्रिकी दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत ना होने के कारण एक तरह से जनसाधारण और भाग्य का निपटारा स्वयं ही उन्हीं के साथ रहेगा। आई होप इस तरह से आपका क्या, महात्मा गांधी की जो सोच है बहुत अच्छी सोच है। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसे समाज का प्रारूप होना चाहिए, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इन सभी के बारे में महात्मा गांधी जी ने जो लेख लिखा है हरिजन पत्रिका और उनकी जो पत्रिकाएं थी उसमें से जो लिया गया, बहुत अच्छे विचार हैं उनके। तो इनको पढ़ने का जो हमें मौका मिल रहा है बहुत अच्छा है बच्चों। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के विचार के बारे में बात करेंगे जिसको भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे विचार, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा की बात की गई है और संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने की बात की गई है इसमें। और क्या बात की गई है इसमें? शिक्षा और संस्कृति को एक साथ लेने की बात की गई है। शिक्षा को किस तरह से किया जाए ताकि वो सामाजिक उत्थान में भी काम आए, ताकि भारत में अमीरी गरीबी ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे भी पाटा जा सके। अब आगे बात करेंगे, जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब भारत को अपना स्वराज मिल जाएगा, भारत को अपनी मिट्टी मिल जाएगी, भारत को अपनी भूमि मिल जाएगी, भारत से जब अंग्रेज चले जाएंगे तब भारत का क्या उद्देश्य, ध्येय यानी उद्देश्य, चरित्र निर्माण। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। हर एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना ताकि वो इस देश की जो है प्रगति में सहायता कर सके। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चरित्र निर्माण। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। महात्मा गांधी कहते हैं कि किताबी ज्ञान, साक्षरता यह एक बड़े उद्देश्य का एक बस साधन मात्र है। महात्मा गांधी क्या करेंगे? साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज का अपना काम अपने आप संभल जाएगा। समाज को हमें संभालने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र निर्माण कर सके, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुचरित्र, सुंदर चरित्र डाल सके, तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा, समाज अपने आप संभल जाएगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथ में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। और इस प्रकार जिस व्यक्ति का विकास हो जाएगा, जिसका चरित्र निर्माण सुंदर से हो जाएगा, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं उनके हाथ में समाज और संगठन का काम महात्मा गांधी खुशी से सौंप देंगे। चलिए अब आगे ये बात करेंगे। मैं चाहता हूं उस भाषा यानी अंग्रेजी, किसके भाषा में बात कर रहे हैं? अंग्रेजी। मैं चाहता हूं उस भाषा में इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार पड़ा है उसे राष्ट्र की अपनी ही देसी भाषाओं द्वारा प्राप्त करें। ये क्या कहते हैं कि अलग अलग भाषा, जो इंग्लिश है, स्पेनिश है, अलग अलग भाषाओं में जो ज्ञान पड़ा है वो भारत को अपने देसी भाषा हिंदी में, अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज में उसे मिले। यानी हर एक जो ज्ञान की जो पुस्तकें हैं उसका ट्रांसलेशन की बात करते हैं महात्मा गांधी। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियों को जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़के और लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है, वे उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजी को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर
सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाती है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा लिखा, उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो? क्या कहते हैं कि अलग अलग भाषाओं में जो ज्ञान है उसे हम अपने देसी भाषा में प्राप्त करें। बहुत सारे महात्मा गांधी कहते हैं कि जब अलग अलग भाषाओं में कोई भी बुक प्रकाशित होती है, अंग्रेज को इस बात का घमंड होता है, जो व्यक्ति अंग्रेज हैं, अंग्रेज को इस बात का घमंड होता है कि कोई भी भाषा में अगर कुछ अच्छी छपी है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, 1 सप्ताह के भीतर उसका अनुवाद होकर हमें मिल जाएगा। यह घमंड, यह प्राउड हमको भी चाहिए कि संसार के किसी भी भाग में कोई भी अच्छी बुक हो, कोई भी अच्छा ज्ञान हो, वो जैसे ही प्रकाशित हो, जैसे अभी अंग्रेज देख रहे हैं कि विद इन 1 वीक आपके पास ट्रांसलेट होके वो बुक आ जाता है, उसी तरह विद इन 1 वीक हमको सारा ज्ञान जो है अपने पास उसी तरह। किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, किसी भी शिक्षा की प्राप्ति के लिए हमें भाषा हमारे आगे बैरियर नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। आगे पैराग्राफ में यह अच्छी मितव्ययता होगी यदि हम विद्यार्थियों को एक अलग वर्ग में ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार के भिन्न भिन्न भाषाओं में सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके दें। इसके लिए क्या, एक ऐसा विद्यार्थी वर्ग तैयार करना जो संसार का अलग अलग भाषा का ज्ञान करे, अलग अलग भाषाओं को जाने और उन सभी भाषाओं का जो उत्तम ज्ञान है, बेस्ट जो नॉलेज है, उन सभी को ट्रांसलेट करके हमारे देसी भाषा में, हमारे अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है, अलग अलग जो भाषा है, हिंदी है, कन्नड़ है, मराठी है, मलयालम है, आपका जो भी अलग अलग भाषा है, अवधी है, उन सभी में प्रकाशित करे। ठीक है, यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि कूप मंडूक बन जाए या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले, मगर मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि किसी दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद ही होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि हम भी अगर किसी दूसरे संस्कृति की समझना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी दूसरे संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, विदेशी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कब हम जाने, जब पहले हम अपनी संस्कृति को अच्छे से समझ लें, अच्छे तरीके से जान लें, तभी ये होनी चाहिए। पहले हरगिज नहीं, पहले बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा दृढ़ मत है, क्या मत है, क्या इनका विचार है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। भारत की जो संस्कृति है वह इतनी अधिक रत्नों से भरी है, इतने अधिक अच्छे संस्कृति से भरी हुई है। भारत की जो संस्कृति है वो संसार की किसी भी संस्कृति में नहीं है। हमने उसे जाना नहीं है। क्या है, हम उसको बस जानते नहीं हैं। हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ माना है और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमें क्या किया गया है, भारतीय संस्कृति, भारतीय जो कल्चर है उसका अध्ययन करना, उसको जानना, उसको छोटा सिखाया गया, उसको क्या छोटा मानना सिखाया गया। इसीलिए क्या होता है, हम अपनी संस्कृति को जाने बिना ही दूसरे संस्कृति के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। किसके अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल ना किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है। किसका ज्ञान हो, अगर किसी भी चीज का ज्ञान हो और उसका अमल ना किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश की जैसी है, बिना कोई मतलब की, जो शायद दिखने में तो सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं हो। मेरा धर्म जहां आग्रह रखता है, यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा ना किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। वहां वह दूसरे संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उसकी उपेक्षा करने का निषेध भी किया है। कहाँ, वहां वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने और उसकी उपेक्षा करने का निषेध भी किया जाता है। हमारा जो कल्चर है वो सभी कल्चर को अपने दिल में समा के रखता है और क्या करता है, दूसरे संस्कृति को छोटा समझने और उसका तिरस्कार करना नहीं सिखाता है। हमारी संस्कृति सिखाती है कि आप हमारी संस्कृति के साथ साथ, हमारी सभ्यता के साथ साथ अगर आप चाहें किसी दूसरे सभ्यता का कुछ अच्छा पॉइंट हो, कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो, उसे भी आप ग्रहण कर लें, जो कि और कोई संस्कृति ऐसी नहीं करती है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता, संसार की कोई भी सभ्यता, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे कोई भी कल्चर हो, वो अगर किसी दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करने लगेगी, दूसरे
संस्कृति का दूसरे कल्चर को बोलेगी इसको छोड़ो, तो वह संस्कृति स्वयं ही खत्म हो जाएगी। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मुझे जिस बात में दिलचस्पी वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आजादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावटी की ही उपज हैं। बहुत सारा ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत सारा जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्य बाहर से आए, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं आर्य भारत के मूल निवासी हैं। तो बहुत सारी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है इतिहास में। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमको इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको इस चीज में दिलचस्पी है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अगर बाहर से भी आए या अंदर से भी आए या भारत के ही थे, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रह गए और भारत में बस गए और भारत में ही होके रह गए। और हम लोग जो हैं भारत के जो नागरिक हैं, इंडियन जो पीपल है, हम उन्हीं पूर्वजों की उपज है, हम उन्हीं पूर्वजों के मेल जोल का, हम उन्हीं पूर्वजों के एक साथ रहने के, हम उन्हीं पूर्वजों के एकता का, उनकी अहिंसा का ही क्या है रिजल्ट है, उनकी एकता का ही क्या है उपज है। क्या बोल सकते हैं आप, उपज है। चलिए यहां हो गया, ये आगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहे। महात्मा गांधी जी कहते हैं हम अपनी संस्कृति का बोल रहे हैं कि अपनी संस्कृति को समझें, अपनी संस्कृति को जानें। इस बात को मैं कहता हूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मेरी घर की सभी दीवारों को बिल्कुल खड़ी कर दिया जाए, घर की मतलब खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। यानी हम ये नहीं चाहते कि मेरी जो संस्कृति है उस संस्कृति में किसी बाहरी संस्कृति का आना या फिर किसी बाहरी कल्चर का आना, किसी बाहरी विचार का आना, इन सब की मनाही है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं सभी संस्कृति का सम्मान करता हूं, सभी देश की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से बहे, पर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। क्या कहते हैं कि उनमें से मैं किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। कोई संस्कृति की हवा आई, मुझको देख रहा है यार ठंडा ठंडा, तो उसके साथ निकल लिए। ठीक है, मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले मेरे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषा सीखें, फिर मैं उनसे यही आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दें जैसे बोस ने, राय ने या स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए और उसकी उपेक्षा करे और उस पर शर्मिंदा हो या अनुभव करे कि वह अपनी खुद को देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता और अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। कहीं कहीं ये लाइन उठा के आपको दे देता है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। कहाँ से लिया गया है? तो इसमें वही लिखना है कि महात्मा गांधी कहते हैं यहाँ पे कि मेरी जो घर की जो खिड़कियां हैं वो सभी के लिए, सभी धर्म सभी संप्रदाय की खिड़की के लिए खुली हुई हैं। उन सभी का हवा मेरे घर के अंदर स्वच्छंद रूप से भर सकते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ उड़ के नहीं चले जाऊंगा। मैं अपने देश के युवा से कहूंगा, क्या कहूंगा कि आप भले ही अंग्रेजी भाषा को जाने, अंग्रेजी कल्चर को जाने, लेकिन उन सभी का उपयोग आप भारतीय संस्कृति के उत्थान में करें। आप भारतीय संस्कृति को और पॉजिटिव और अच्छा इसको बनाने के लिए करें। ठीक है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है कि इसमें बंद के रहो और यहीं का रहो। नहीं, मेरा धर्म क्या है? स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई चिड़िया का नाम है, लेकिन वह चिड़िया का हर एक शाम कहाँ होना चाहिए? अपने घोंसला में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अब इसमें बात करेंगे। ये शायद आपका आखिरी स्लाइड है। और भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? अलग अलग प्रकार की संस्कृति के बीच का सामंजस्य का प्रतीक है, जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना एक उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिससे एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती एकता की ओर है। भारत की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति ऐसी है, अगर कोई बाहरी संस्कृति आई, बाहरी कल्चर आई, वह यहाँ पे आके मेल जोल होके रह जाती है। लेकिन
अलग जो वेस्टर्न संस्कृति है, जो कि आप कहते हैं कि अमेरिकी ढंग का नहीं है, जो कि सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें क्या एक प्रमुख संस्कृति बाकी सभी संस्कृतियों को हजम लेती है, अपने और समाहित कर लेती है, खा जाती है, और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम जबरदस्ती एकता, क्या करता है, जबरदस्ती एकता की ओर है। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। रोशनी पब्लिकेशन का ये कैप्टन बैच आपके लिए हर दिन एक नया नया कंटेंट ला रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 के जो बच्चे हैं उनके लिए रोशनी पब्लिकेशन विगत 17 वर्षों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस साल से आपके लिए हम लोग यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग आ गए हैं, जिसमें सभी जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका सभी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 6 सब्जेक्ट का कंप्लीट क्लास दिया जा रहा है रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन बैच के अंतर्गत। और रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन जो बुक है हमारी, उन सभी के अंतर्गत क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए आप लोगों के लिए बुक प्रकाशित की जाती है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी बुक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी तरह की बुक आपको मिलते हैं और बेस्ट क्वालिटी में और बेस्ट कंटेंट के साथ। क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको जो भी चैप्टर आपके बुक के होते हैं वो सभी मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे, लेखक परिचय के साथ मिलेंगे। हिंदी की बात करें तो, और सभी में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। एक्स्ट्रा फीचर अगर हिंदी में बात करें तो जो भी आपके पद्य खंड के जो सेक्शन है, जो कि आपको लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको उसका अर्थ समझने में दिक्कत होता है, तो उसका अर्थ भी आपको नीचे दिया गया है। संस्कृत में भी आपको सभी चैप्टर का अर्थ लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, श्लोक बाय श्लोक उसके नीचे दिया गया है। इंग्लिश में भी हर एक पैराग्राफ का हिंदी में, हर एक पैराग्राफ का आपके अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में नीचे दिया गया है, ताकि आप हर एक चैप्टर को ना सिर्फ समझे बल्कि आप उसे अच्छे तरीके से जब आप एग्जाम में आए आपका क्वेश्चन उसमें लिख भी पाए। ठीक है, तो यही आपका क्लास 9th की भी बुक में है, 10th के भी बुक में है, 11th के भी बुक में है, 12th के भी बुक में है। 10th की बुक की बात करें तो हमारे पास दोनों, कैप्टन गोधुली, कैप्टन वर्णिका, संस्कृत का भी दोनों पार्ट अवेलेबल है। इंग्लिश में पनोरमा और इंग्लिश रीडर, सेम फीचर जैसे कि मैंने आपको बात बताया। एसएसटी की बुक है, इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, सभी एसएसटी बुक का जितना भी चैप्टर है एज इट इज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, सभी जो चैप्टर का जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर होता है वो सारा आपको सॉल्व मिलेगा, यानी ऑल इन वन। एक बुक के साथ आपको पूरा चैप्टर भी मिल रहा है। सभी बुक की खासियत नहीं होती है, किसी बुक में आपको क्या सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलता है, एक बुक में सिर्फ स्टोरी मिलता है, बीटीबीसी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन बैंक। जब आप पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो आपके लिए लेके आई है रोशनी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक। अब इस क्वेश्चन बैंक का 3 टाइप हम लोग लेके आए हैं। पहला टाइप है कि सॉरी, आप इसमें 2 ही टाइप रखिए। कितना? अब इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग 2 टाइप लेके आए। कितना टाइप लेके आए हैं? 2 टाइप। पहला टाइप में क्या है, 2011 से लेके 2025 तक का जो भी क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट का ईयर वाइज विथ आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक आपका हिंदी मीडियम में है, एक आपका इंग्लिश मीडियम में है। दोनों जो भी मीडियम से हो आप इसे परचेज कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन क्या है आपका, जो भी 2011 से 25 तक का जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज चाहिए। हर एक सब्जेक्ट के किस किस चैप्टर से कौन कौन सा पोर्शन टच हुआ है उस तरह से आपको दिया गया है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। वो भी आपको अवेलेबल है 2026 के लिए, और ये भी बुक दोनों अवेलेबल है। तीनों क्वेश्चन बैंक है। ये आपका ईयर वाइज है हिंदी इंग्लिश में, और ये आपका क्या है, चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो ये भी आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या करता है, 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं, उन सभी तरह के क्वेश्चन को आपको इसमें कवर किया गया है। बहुत अच्छी बुक है। आपके पूरे सिलेबस को खत्म होने के बाद हम ये सारा सिलेबस आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग अभी जान रहे हैं, अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का जो सेशन स्टार्ट किया है वो इसी बुक से है। ठीक है, इसी तरह बात करेंगे और भी बहुत सारे क्लास का जो बुक है, जैसे कि आप यहाँ पे 9th देख रहे हैं। 9th में भी आपको वही सेम फीचर सभी मिलेगा, दोनों हिंदी में। हिंदी में आपको भी दोनों गोधली और वर्णिका मिल जाएगा, प्यूसम और संस्कृत भी मिल जाएगा दोनों पार्ट, पनोरमा और इंग्लिश रीडर भी दोनों मिल जाएगा। तो ये सभी बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 11th एवं 12th की बात करें, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत 11th में, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत पार्ट 2 जो आपका 12th में है, ये भी आपको मिल जाएगा। अभी सबको कहां से लीजिएगा आप,
हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है roshnipublication.com, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। सभी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नजदीकी बुक स्टोर का रास्ता आपको पता होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। एट द एंड आज की इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। अपनी हिंदी को, अपने बुक को पूरा खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्रामर पे शिफ्ट करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।